जय भारत टीवी के खास कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं प्रख्यात कॉर्पोरेटर इफ्को के चेयरमैन दिलीप भाई संघानी। 12 मई 1954 में जन्मे दिलीप भाई संघानी सौराष्ट्र के बड़े पाटीदार नेता हैं। दिलीप भाई संघानी पीएम मोदी के बेहद करीबियों में से एक माने जाते हैं। उनकी और पीएम मोदी की दोस्ती बहुत पुरानी है। गुजरात के वरिष्ठ सहकारी नेताओं में शुमार दिलीप संघानी पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। संघानी 2021 में गुजरात में कृषि, सहकारिता, कानून और न्याय मंत्री रहे। इससे पहले 2007 से 12 के बीच वो गुजरात में सड़क, भवन, मत्स्य पालन और जेल मंत्री भी रहे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इससे पहले संघानी अमरेली से 4 बार सांसद रहे। वो 1991 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अटल जी के साथ करीब से काम करने का भी अनुभव रखते हैं। नैनो यूरिया की अब हम बात कर रहे हैं, क्या उसके रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं देश में? क्या किसान उसे हाथों हाथ ले रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को अपील की, किसान बंधुओं आप यूरिया का उपयोग कम करिए। ये सोच जो है उन्होंने नई दिशा दुनिया को बताई, सिर्फ भारत को नहीं। और इस सोच की वजह से नैनो यूरिया का उत्पादन, लेकिन इफ्को ने दुनिया में पहली दफा नैनो यूरिया का शोध किया। यदि ये शोध यूएस में होती या जापान में होती तो उनके लिए हरीफ लगती। तो आज नैनो की मांग बढ़ रही है। जैसे शुरू में हमने तय किया था कि नैनो को हम जब तक देश के किसानों को पूरा न करें तब तक विदेश नहीं देना है। और आज मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से अमित भाई ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हैंडल किया है, अद्भुत काम किया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव और जो उनको काम का दायरा था इतना बड़ा बढ़ाया। शुरू में 24 या 54 से ज़्यादा सेक्टर में काम कर सकती है सोसाइटी। और इनकी वजह से मैं मानता हूँ सहकार से समृद्धि और सहकार से सलामती देने का जो सपना प्रधानमंत्री का है वो सफलता की ओर देश में जा रहा है। कृषि प्रधान भारत और भारत की सहकारिता का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, लेकिन कुछ कुप्रबंधन रहा, ऐसा कहा जाता है। कुछ सरकारों की अनदेखी रही और कुछ बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाई। शायद इसलिए भारत में सहकारिता का विकास हो नहीं पाया, उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बकायदा सहकारिता का एक मंत्रालय बनाया और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कमान दे दी गई। और उसके बाद ये कहा जाता है कि भारत में सहकारिता का एक तरह से नई बयार शुरू हो गई। और ये भी दावा किया जाता है कि सहकारिता क्षेत्र आने वाले समय में भारत के भविष्य का एक आकार बनता जा रहा है। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर किसान, खेती, कृषि, इन सब का उत्थान चाहिए। किसानों की आय हो और लागत कम, उत्पादन ज्यादा हो। और अगर ऐसा अचीवमेंट करना है तो एक संस्था है पूरी दुनिया में जो नंबर 1 पायदान पर आती है, वो है इफ्को। क्योंकि इफ्को के कंधों पर इस वक्त देश में किसानों के उत्पादन को बढ़ाना, उनकी लागत कम करना और भारत की कृषि को बहुत आगे ले जाने की चुनौती है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए इफ्को के चेयरमैन दिलीप संघानी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। आपका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप भारत में सहकारिता के आंदोलन के अग्रणी रहे हैं, सौराष्ट्र पाटीदार के चेहरे नेता रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं गुजरात में, पूर्व सांसद रहे हैं और वर्तमान में इफ्को के चेयरमैन हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी। धन्यवाद, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल है, उत्तराखंड आए हैं, देवभूमि है, सहकारिता के अलग अलग सेक्टर में आप गए भी हैं, मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं। कहाँ कहाँ गए हैं? क्या सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड बेहतर कर रहा है? क्या लगा आपको? जब से माननीय प्रधानमंत्री ने अलग सहकारी मंत्रालय की घोषणा की और शुरुआत की और इनकी जिम्मेदारी सबल और सफल ऐसे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह को कोऑपरेटिव की जिम्मेदारी दी
उनके बाद पूरे देश में कोऑपरेटिव में एक नई जान आई हो, इस तरह से काम हो रहा है। इफको किसानों की संस्था है। इफको के बारे में उनका परिचय अभी देना मैं ठीक नहीं समझूंगा, इसीलिए कि सहकारी क्षेत्र में दुनिया में 300 कोऑपरेटिव संस्था को पसंद किया गया था, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव, और इनमें करीब 3-4 साल से नंबर 1 दुनिया में इफको आती है। लेकिन कोऑपरेटिव को देश में बढ़ाने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया NCUI, जो पूरे देश की 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपेक्स बॉडी है, इनका मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमें सरकार की ओर से समय समय पर मदद और मार्गदर्शन मिलता है। जहाँ भी कोऑपरेटिव देश में कम है, वहाँ NCUI के माध्यम से कोऑपरेटिव को कैसे मजबूत किया जाए। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, देश में हर सेक्टर में आप सपने में जो सोचो या देखो, इनका कोऑपरेटिव के माध्यम से सबल और सफलता से काम करके लोगों को रोजगारी, महिलाओं को योग्य तक, युवाओं को जोड़ने का काम कोऑपरेटिव करती है। लेकिन आज जो हम उत्तराखंड में आए हैं, वो गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के टीम गुजरात, टीम अमरेली कोऑपरेटिव, तो हर साल नाबार्ड की जो स्कीम है स्टडी टूर, जो राज्य में अलग अलग सेक्टर में काम करती है, खासकर बैंकिंग सेक्टर में काम हो रहा है, कि बैंकिंग के मुख्य बैंकिंग का जो काम है वो हर सोसाइटी को ज़रूरत होगी, चाहे फिशरीज हो, चाहे बांधकाम हो, चाहे फ्लावर हो, एग्रीकल्चर हो। बैंकिंग के सिवा तो कोई सोसाइटी चलेगी नहीं। तो नाबार्ड की ओर से, सरकार की ओर से जो हमें मदद मिलती है स्टडी टूर की, इनके माध्यम से हम डेयरी सेक्टर, परचेस यूनियन, कोऑपरेटिव यूनियन और बैंक, डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम लेके परिवार के साथ, महिलाओं के साथ एक राज्य हम पसंद करते हैं, उनके क्षेत्र का हम स्टडी करते हैं। हमारे वहाँ जो अच्छा हो रहा है उनकी बात हम उनको बताते हैं, वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वो हम सीखते हैं, और इस माध्यम से कोऑपरेटिव कैसे मजबूत किया जाए और लोगों तक उनको कैसे पहुँचाया जाए, इस क्षेत्र में हम बहुत रुचि से काम कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में काम चल रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा पारदर्शक और लोकतंत्र की जो मूल सिद्धांत है, इन तरह से चलने के लिए इस दिशा में अभी काम हो रहा है, लेकिन अभी भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इफ़को में सर यूरिया को लेकर, क्योंकि इफ़को का काम ऐसा है, नैनो यूरिया की अब हम बात कर रहे हैं, क्या उसके रिज़ल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं देश में? क्या किसान उसे हाथों हाथ ले रहे हैं या वक्त लगेगा? क्योंकि इफ़को के ऊपर अगर उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी इस बात की भी है कि हम पर्यावरण से संतुलन बनाकर चलें। तो क्या उस दिशा में बेहतर कार्य हो रहे हैं? आप सेटिस्फाई हैं और भविष्य में क्या देख रहे हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को अपील की, किसान बंधुओं, आप यूरिया का उपयोग कम करिए। ये हमने जब टीवी पर सुना तो हमारे बोर्ड में इफको ने तय किया, सिर्फ अपील करेंगे तो 50 केजी की बैग 45 केजी की हुई, लेकिन जमीन को नुकसान, वायु प्रदूषण और अपनी हेल्थ पे विपरीत असर जो इनसे कम नहीं होगी। 5% कम होने से कोई इतना फर्क नहीं होगा। तो इफको ने पूरी मेहनत करके सोचा कि उनका ऑल्टरनेटिव क्या है। यदि इफको का ये सोच जो है, उन्होंने नई दिशा दुनिया को बताई, सिर्फ भारत को नहीं, और इस सोच की वजह से नैनो यूरिया का उत्पादन, नैनो यूरिया का कैसे उत्पादन हुआ, कैसे शोध हुई, इनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा,
लेकिन इफ्को ने दुनिया में पहली दफ़ा नैनो यूरिया का शोध किया और इस शोध होने के बाद सरकार में काफ़ी 2 साल तक हमने मेहनत की कि गवर्नमेंट की रिकग्नाइज मिले। उनके बाद जब पूरी सर्टिफाइड गवर्नमेंट हुई तब जाके इफ्को के जो शोध थी नैनो की उनको मान्यता मिली और बाद में हमने प्रधानमंत्री के हाथों से उनका लोकार्पण करवाया। किसान का जो व्यवहार है, आप प्रसार प्रचार से जो बातें होगी, इनसे अनुभूति जो होगी देखेंगे, इनसे ज़्यादातर वो अपनाते हैं। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट नैनो यूरिया का इतना अच्छा है, जब सरकार ने मान्यता नहीं दी थी तब मैं संयुक्त परिवार में हूँ, मेरी खेती हमारा छोटा भाई देखता है, तो हम लेके गए कि भाई अब नया शोध हुआ है, यूरिया का उपयोग नहीं मत करिए, नैनो लिक्विड का उपयोग करिए। पहला ट्रायल आपने किया घर में? हमने घर में किया। मनसुख भाई मांडविया तब फर्टिलाइजर मिनिस्टर था, उनके बड़े भाई खेती करते हैं, उन्होंने उनके घर में इसी ढंग से दिया। दोनों भाई की एक ही जवाब है, भाई हम 100% उपयोग नहीं करेंगे, 50% में करेंगे। तो 50% में नैनो का उपयोग किया। अगली साल से दूसरी साल से आज तक नैनो के सिवा कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इतनी सफलता है, लोग जो देखने के लिए आते हैं वो अपनाते हैं। हमारे देश की एक मानसिकता जो है, इंटरनेशनल विदेश से आते हैं उनको हम स्वीकार करते हैं। यदि ये शोध यूएस में होती या जापान में होती तो उनके लिए हरीफ लगते, लेकिन आज उल्टा है। यूरिया हम किसानों को देने के लिए जो प्राइस थी, इनमें गवर्नमेंट की सब्सिडी बहुत ज़्यादा बजट में एलोकेट होती है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा तो सब्सिडी के लिए व्यवस्था होती है। तो उनको कम करने के लिए, और विदेश से जब हम परचेज करेंगे तो वहाँ भी हमारे देश का फाइनेंस इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो नैनो 2 काम करेगा, एक तो यूरिया की खपत कम करेगा तो सब्सिडी भी कम होगी और वायु प्रदूषण कम होगा, अपनी ज़मीन खराब नहीं होगी, अपनी हेल्थ पे विपरीत असर नहीं होगी। और इसी प्रयोग यूएस ने अभी किया, तो यूएस से ऑर्डर आया है, हमने यूएस भी पहुंचा दिया है, यूरोप में पहुंचाया है, आज हमारे नेबर कंट्री में भी हमने दिया है। तो आज नैनो की मांग बढ़ रही है। जैसे शुरू में हमने तय किया था कि नैनो को हम जब तक देश के किसानों को पूरा न करें तब तक विदेश नहीं देना है, लेकिन सरकार की इच्छा थी कि दुनिया को पता चले कि भारत आज सिर्फ विदेश में कुछ नया संशोधन हो और इन पर नज़र नहीं रखती है, दुनिया को भारत भी कुछ दे सकता है। तो आप 20% जो उत्पादन है उनको निकास करिए। तो वो शुरू हो गया, मांग बढ़ी, हमने सरकार पे और मांग की कि 20% निकास से नहीं, अब 30% हमें छूट दो। हमें थोड़ा समय इनके लिए देना पड़ा, लेकिन आखिरी सरकार ने 30% की मंजूरी दी। वही बताता है कि सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो वैज्ञानिक ढंग से जो काम करने वाले हैं वो लोग नैनो की मांग कर रहे हैं और हम वहाँ भेज रहे हैं। हमने हमारे देश के किसानों के लिए सिर्फ $3 में बोतल देने का तय किया है, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो $5 से $6 में करते हैं, वो भी $5 से $6 यहाँ देना है, हम वहाँ नहीं पहुँचाते, अपने खर्चे यहाँ से ले जाए। तो विदेश में $5 से $6 और अपने किसानों के लिए $3 में हमें लगभग दे रहे। तो इस स्थिति में देश के किसानों के लिए शुरू से इफ्को काम कर रहा है। इफ्को वैसे भी कई सालों से 20% डिविडेंड देता है, और हमने अभी फैसला भी किया है कि अगली 25 साल तक हम 20% डिविडेंड की व्यवस्था अभी से कर लिए। तो इफ्को किसानों की सही दिशा में मजबूती करने के लिए
जो संस्था है वो किसानों का हित हमेशा देखते चलते हैं। सहकारिता से जुड़ा एक प्रश्न और है, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है तो दिलीप भाई संघाणी का भी जिक्र होता है, क्योंकि आप उनके बहुत पुराने मित्र रहे हैं। और जब वो संगठन में काम कर रहे थे उस वक्त ये चर्चाएं हैं कि भाई आप दिल्ली में थे, आपका बंगला आपने उन्हें दे दिया था, या फिर वो गुजरात में भी आपके छोटे से कमरे में रात गुजारा करते थे। आपने मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस दौर में भी आप सांसद रहे, तो करीब से आपने अटल का दौर भी देखा, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर भी देखा। कितना कुछ बदला है, क्या बदलाव है दोनों में, आपको क्या लगता है? पॉलिटिकली जो स्थिति है वो परिस्थिति क्या है, क्योंकि बहुमत के आधार पे तंत्र चलता है। मोदी जी जब गुजरात में महामंत्री थे तब मैं मंत्री था प्रदेश का, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है कि गुजरात में वो बीजेपी के महामंत्री के रूप में काम करते, तब हम मंत्री के काम करते थे। उस इसी दौरान मुझे 90 में मंत्री पद मिला था, इनमें भी काम करने का मौका मिला। इनके बाद जब राम मंदिर के लेके अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और उसी दिनों में मोदी जी ये रथ का संचालन भी कर रहे थे। और बाद में गुजरात सरकार में से हमें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अडवाणी जी की जो अटक हुए, उनको अरेस्ट किए गए, इनकी वजह से हमने सरकार छोड़ी। और केंद्र सरकार जब टूटी तो उनके बाद मुझे भी पार्लियामेंट लड़ने का पार्टी ने तय किया। हम 4 टर्म तक पार्लियामेंट में रहे। और गुजरात का जो विवाद था, इनकी वजह से मोदी जी दिल्ली में जब आए तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनके साथ फिर एक ही साथ काम करने का मौका मिला। मैं पार्लियामेंट में था तो वो संगठन का पूरे देश का काम देख रहे थे। और उनके बाद जब वो गुजरात के सीएम बने तो फिर से मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ के उनके मंत्रिमंडल में 10 पोर्टफोलियो का मंत्री बनाया। तो मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनको इतनी बहुमत मिली, उनकी जो दिशाएं थी, गुजरात में जो काम एग्रीकल्चर कृषि रथ निकाल के किसानों के लिए काम किया, कोऑपरेटिव भी डिपार्टमेंट मेरा था, उसी दिया हुआ था मुझे, और एग्रीकल्चर भी दिया था। जैसे आपने बताया 10 पोर्टफोलियो में सभी पोर्टफोलियो में काम करने का मौका उनकी निश्रा में मिला था। गुजरात की शांति और प्रगति हो, जो तरक्की है, उनकी नज़र में थी। शांति क्यों है? तो गुजरात में हर गांव में कोई न कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सब अपने अपने व्यवसाय में है, और व्यवसाय की वजह से तरक्की तो होती है, आर्थिक रूप से भी मजबूत होते, और शांति भी, सब अपने व्यवसाय में। तो और जो बाहर के क्षेत्र में हम सुन रहे हैं हंगामा, ये सब अपराध भी बढ़ता है, अपराध वही जब कुछ नहीं मिलता तब अपराध बढ़ता है, तो वहाँ ये व्यवस्था थी। तो मोदी जी ने वही मॉडल लेके पूरे देश में शांति कायम रहे, समृद्धि बढ़े, इसलिए सहकार से समृद्धि नारा देके नया मंत्रालय बनाया। और इनकी जिम्मेदारी भी अमित भाई शाह जैसे अनुभवी, सबल और सफल जो मंत्री रहे उनको दी। और आज मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से अमित भाई ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को हैंडल किया है, अद्भुत काम किया है। क्योंकि संविधान में संशोधन जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे कर दिया, तो देश में एक समान रूप से कोऑपरेटिव कैसे चले, वो संविधान का उद्देश्य था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को टच किए बिना अमित भाई शाह ने मॉडल बायलॉज बनाया। आखिरी कोई भी सोसाइटी बनती है तो पैक्स से शुरू होगा,
तो उन्होंने पैक्स के लिए जो बायलॉज बनाए और देश के हर राज्य को भेजा गया। तो एक दफ़ा बायलॉज स्टेट गवर्नमेंट स्वीकार कर लेती है, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट सेंटर का है। यदि स्टेट ये स्वीकार कर ले तो अपने आप अपने स्टेट में पूरा बायलॉज से एक समान रूप से स्टेट में भी चलने लगेगा। तो मुझे गौरव है देश के हर स्टेट ने ये बायलॉज स्वीकार किया। जैसे आप कहीं मुख्यमंत्री को देखते हैं, एक नाम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं, एक तो मुख्यमंत्री मिट गए हैं तो नाम नहीं लूँगा। ममता बनर्जी यदि मोदी जी 1+1=2 लिखेगी तो भी विरोध करेगी, नहीं 2 नहीं होगा। ऐसे मानसिकता वाले जो मंत्री थे मुख्यमंत्री, उनके स्टेट ने भी स्वीकार किया, क्योंकि अमित भाई ने जिस तरह से बायलॉज में व्यवस्था की थी, तो ये देखेंगे तो लगेगा ये तो हमारे स्टेट के लिए है, हमारे स्टेट को मजबूत करने के लिए। तो देश के पूरे स्टेट ने स्वीकार किया और इनकी वजह से देश में एक रूप से, और बाद में पैक्स को जो मर्यादित सत्ताएं थी, कार्य क्षेत्र जो मर्यादित था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, और जो उनको काम का दायरा था इतना बड़ा बढ़ाया। शुरू में 24 या 54 से ज़्यादा सेक्टर में काम कर सकती है सोसाइटी, और इनकी वजह से मैं मानता हूँ सहकार से समृद्धि और सहकार से सलामती देने का जो स्वप्न प्रधानमंत्री का है वो सफलता की ओर देश में जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बदल गए हैं आपके मित्र? अभी मैंने एक किस्सा सुना कि लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो आपको खाने पर बुलाते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आप बात नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम प्रधानमंत्री फ़ोन करें और हम बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम मीटिंग में थे, फ़ोन साइलेंट था, तो जब साइलेंट होता है तो पता नहीं होता, तो बात करने का सवाल नहीं है, हम तुरंत संपर्क कर लेते हैं मीटिंग के बाद। लेकिन वहीं बने हुए हैं, वो जैसे थे वैसे ही कार्य कर रहे हैं। नहीं, इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो काम था वो राज्य का था, फिर देश का था। आज अंतर्राष्ट्रीय पे समझो कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही हो, और अपने स्टूडेंट वहाँ पे हो, उनके बीच उनको निकालना, यूएसए या चाइना जिस तरह से हमें देश को कुछ समझते नहीं थे, दबाते थे, आज उनको जिस तरह से जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दे रहे हैं, तो इनके जिम्मेदारी सिर्फ देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी जिम्मेदारी और देश को की उनके पर अपेक्षा जो बढ़ी है, तो स्वाभाविक इस क्रम से उनकी ताकत और खिली है और देश का भला होगा। मेरा आखिरी प्रश्न है सर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी चल रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है और उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, सहकारिता की बनती है। क्या देख रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि भारत का भविष्य अब कृषि, किसानी, खेती तय करेगी, तो क्या बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं? क्या आपको भविष्य दिखाई दे रहा है भारत में कृषि को लेकर? क्या हम जीडीपी की बात करते हैं तो कृषि का जो उसमें समावेश है, जो भागीदारी है वो कम है? क्या आने वाले वक्त में ये इस खाई को हम पाट पाएंगे? एक तो आज तक कृषि को मैं बचपन से देख रहा हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले तो डिक्लेयर नहीं करते थे, और जब डिक्लेयर करते थे कांग्रेस के समय में, तो किसान अपनी बुआई कर ले, उनका उत्पादन आ जाए और मार्केट में जब जाए तब वो एमएसपी डिक्लेयर करते थे, तब तक तो किसान का माल चला गया होता और बाद में जो प्राइस थे और लोग जो ले लेते थे उनसे सरकार खरीद लेती थी। मोदी जी ने मेरे क्षेत्र अमरेली में प्रधानमंत्री बनने के पहले जो लास्ट उनकी सभा थी चुनाव की, इनमें डिक्लेयर किया था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किसान बुआई करें उनके पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करेंगे, जिससे किसान को कौन सा क्रॉप बोना वो खुद तय कर पाएगा।
तो उन्होंने इसी दिशा में काम शुरू कर दिया। और पारदर्शिता से परचेज करने के लिए एमएसपी से आज जो मर्यादित क्रॉप थे इनमें भी बढ़ोतरी कर दी। और जो डिस्ट्रिक्ट का पसंद करते हैं साइंटिफिक वन क्रॉप वन डिस्ट्रिक्ट वैल्यू एडेड क्रॉप, उनकी योजना, उनके लिए ग्रांट। तो जब तक वैल्यू एडेड किसान का क्रॉप के लिए योजनाएं बनी नहीं थी, यह योजना को सफलता के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी और बाकी जो सुविधा मिलती है, फार्म टू फूड, कई योजना है। इसी योजना से ही किसान मजबूत बनेगा, देश भी मजबूत बनेगा। क्योंकि हम आज दुनिया को फूड टेक्नोलॉजी में कुछ हम दे पाए, इस स्थिति में मोदी जी की जो अपेक्षा है, इसी दिशा में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के माध्यम से 3 नई सोसाइटी बनाई गई। एक्सपोर्ट अपनी ऑर्गेनिक सीड्स, जो इंटरनेशनल कंपनियां थी वो सीड देती थी, आज इंटरनेशनल सीड को बराबर सीड्स हम उत्पादन करें, छोटे छोटे किसान उत्पादन करें, उनकी आय बढ़े। और इनके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नेशनल लेवल की बनाई गई। किसी को अपना उत्पादन एक्सपोर्ट करना है तो कोऑपरेटिव के माध्यम से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी बनाई गई। ऑर्गेनिक, उनके लिए प्राइस नहीं थी, मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक बनाई गई। तो वो दृष्टि है, रास्ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बन चुका है। अब तो मैं आपके माध्यम से किसानों को अपील करूंगा, अब भरपूर जो नया दौर शुरू हुआ है इनसे जुड़ के उनका उपयोग देश और किसान के हित में करें। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे इफ्को के चेयरमैन दिलीप भाई संघाणी। देखिए, भारत को अगर प्रगति के रास्ते पर चलना है और एक सुखद माहौल के बीच चलना है तो किसान सशक्त होंगे तभी हो पाएगा, हमारी खेती लहलाएगी तभी हो पाएगा, और पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा तभी ये सब कुछ संभव है। और इन सब के लिए काम इफ्को का भी चल रहा है, सहकारिता के क्षेत्र में भी चल रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भारत की आर्थिकी में जो सपना हर भारतवासी देखता है कि भारत गांव में बसता है, तो उस गांव से, उसी खेत खलिहानों से आर्थिकी में भी भागीदारी बढ़ेगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।